हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो 20,000 एमसीक्यू सीरीज है वो बहुत पसंद आ रही होगी। तो चलिए, आप जानते हैं कि मैं आपको कराती हूँ रोज इकोनॉमिक्स। तो आज इकोनॉमिक्स में हम लोग करेंगे बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इस वीडियो को जल्दी से करना है शेयर अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियोस के जितने भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उनका पूरा बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए फटाफट से करेंगे। अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप जानते हैं कि लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 35 किया था। फटाफट से करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के साथ स्टार्ट। चलिए, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कि कैपिटल आउटपुट रेशो जो है हम लोग किस हिसाब से मेजर करते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशो हम लोग किस हिसाब से मेजर करते हैं? ऑप्शंस देखिए। इट्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, द रेशियो ऑफ कैपिटल डेप्रिसिएशन टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, या द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आपको बताना है कि कैपिटल और आउटपुट रेशियो को हम लोग किस हिसाब से मेजर करते हैं। तो देखिए, बहुत आसान है। जब बात हो रही है कैपिटल की और उसके बाद उसका कितना आउटपुट आ रहा है, तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करके हमें उससे आउटपुट जो है वो कितना आया है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपसे वो कह रहा है द नेशनल इनकम कंसिस्ट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस्ड टू कॉमन बेसिस बाय बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, आपसे वो कह रहा है कि द नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस्ड टू कॉमन बेसिस बाय बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब हम लोग जो भी नेशनल इनकम को मेजर करते हैं हम लोग हमेशा उसको मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर करते हैं। मतलब उसकी एक मनी टर्म होगी, उसको हम पैसे या रुपीज में उस चीज को वैल्यू कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तभी उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है वो किसने कही है। ऑप्शन है आपके पास, सैमुअलसन, कूजनेट्स, हिक्स या पिगो। आपको बताना है किसने कहा है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। हिक्स ने ये स्टेटमेंट जो थी वो दी थी। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज ईसीएस इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस से क्या आशय है। एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस जो है इनमें से उसकी पूरी एब्रिविएशन क्या है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक से आपको पता चल गया है, जो भी चीज है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, इसमें ईसीएस में बेसिकली क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने पैसों को जो है, फंड्स को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हम लोग डेली बेसिस पे ये चीज एक्टिविटी जो है फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कभी भी इसकी फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया होता है। उस जो वो एक्टिविटी है, जो मोड है, उसको हम बोलते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्न में से कौन सा है? ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बेसिक एंड कंज्यूमर एंड एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। बहुत इजी है, रॉ मटेरियल से यहाँ पे पता चल रहा है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कृषि आधारित तथा खनिज आधारित जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। अगेन एक स्टैटिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है। आपको वो पूछ रहा है आपसे, हु प्रोपाउंडेड द मार्केट लॉ। बाजार नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस हैं आपके पास, एडम स्मिथ, जेबी से, टीआर मैल्थस या डेविड रिकार्डो। आपको बताना है कि किसने मार्केट लॉ को प्रोपाउंड किया था या किसने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, बताइए फटाफट से। ऑप्शन है आपके पास और इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जेबी से ने जो है ये पर्टिकुलर मार्केट लॉ जो है वो प्रोपाउंड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। मतलब आपसे वो कह रहा है कि मैं एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में हम लोग एक प्रोड्यूसर होने के नाते मैं एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं फॉरेन कंट्री में गई, मैंने अपना सामान एक्सपोर्ट किया, वहां पे मैं यहाँ जो प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रही हूँ वहां जाके मैं 80 रुपए में बेचने लग गई हूँ।
तो इस प्रैक्टिस को या इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, आपको उसका नाम बताना है। तो इस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, डंपिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए कि ये जो टर्म है हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करते हैं और एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको बताई बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, जो यहाँ जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर होता है या जो प्रोड्यूसर होता है इंपोर्टिंग नेशन का, ठीक है, उसके लिए जो है एक एंडेंजर्ड हो जाता है, उसकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे 100 रुपए में प्रोडक्ट बेचा, वहां जाकर जो है मैं अपनी फॉरेन कंट्री में जाकर वही चीज जो है सस्ते में मुझे बेचना पड़ रहा है, तो मेरी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए इस टर्म को बोलते हैं हम लोग डंपिंग। चलिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। एन एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड। वो खर्चा जो मैं ऑलरेडी अपने बिजनेस में कर चुकी हूँ लेकिन मुझे पता है कि मैं इन फ्यूचर या उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाऊंगी, तो उस कॉस्ट को, उस खर्चे को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट या ऑपरेशनल कॉस्ट। उस कॉस्ट को हम बोलते हैं बहुत इजी, उसको कहते हैं हम लोग संक कॉस्ट, क्योंकि वो खर्चा जो है, वो लागत जो है वो डूब चुकी है, वो अब मैंने खर्चा कर दिया है लेकिन अब वो मुझे रिकवर नहीं होगी। चलिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि बैंक डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड। आप सबको पता है कि हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा रखते ही हैं, वो पैसा जो निकालने के लिए हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को बताना नहीं पड़ता है, उस को बैंक डिपॉजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं अकाउंट पे डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वेरिएबल डिपॉजिट्स या डिमांड डिपॉजिट। वेरी इजी, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डिमांड डिपॉजिट, मतलब मांग जमा। देख लीजिए मीनिंग, देखिए इसका, a demand deposit consists of fund held in an account from which deposited funds can be withdrawn at any time from the depository institution। ठीक है, कैसे हम लोग पैसा निकाल सकते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, जाकर किसी एटीएम से पैसा भी निकलवा सकते हैं। एटीएम से पैसे निकलवाने से पहले हम लोग किसी से नहीं पूछते हैं, किसी बैंक की अथॉरिटी के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन, जब हमारे न्यू एक शेयर जो है इशू होता है, न्यू बिल्कुल फर्स्ट हैंड बिल्कुल रॉ शेयर जब इशू होता है, वो कौन सी मार्केट में इशू होता है? सेकेंडरी मार्केट, ग्रे मार्केट, प्राइमरी मार्केट या ब्लैक मार्केट? बहुत इजी क्वेश्चन है, शेयर्स के बारे में है। जो न्यू कैपिटल इशू होती है वो हमेशा प्राइमरी मार्केट में इशू होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड जो होते हैं हमारे शेयर्स। ठीक है, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन देखिए। द प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। ठीक है, जहाँ पे जो फर्स्ट हैंड शेयर्स जो है इशू होते हैं। देखिए जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स इशू हो चुके हैं, मैंने फॉर एग्जांपल वो शेयर्स खरीद लिए हैं, अब मुझसे मेरे ही खरीदे हुए शेयर्स जो है, जो मैंने खरीद लिए हैं, मुझसे जब वो कोई और, मैं अपने शेयर्स किसी और को बेच दूंगी, तो मैं उसके लिए एक तरह से क्या हो जाऊंगी, एक सेकेंडरी मार्केट से उसने वो जो शेयर्स है वो खरीदे हुए हैं, मतलब ऑलरेडी बॉट शेयर्स को जब कोई खरीदता है तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाती है, और जब कोई फर्स्ट हैंड न्यू शेयर्स को खरीदता है वो प्राइमरी मार्केट से खरीदता है। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ओनली या फिक्स्ड कॉस्ट ओनली? आपको बताना है कि प्राइम कॉस्ट किसके बराबर होता है? मूल लागत। ठीक है, मूल लागत किसके बराबर होता है? देखिए प्राइम कॉस्ट जो है ऐसी कॉस्ट है जो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, और अगर हमें एक कंपनी की भी बात करें, एक फर्म की भी बात करें, तो हर साल उसकी प्राइम कॉस्ट हमेशा बदली हुई होती है, क्योंकि जो प्राइम कॉस्ट होती है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब हर साल हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट अलग होगी, हर साल हमें लेबर की रिक्वायरमेंट अलग होगी, इसलिए जो है हमारी प्राइम कॉस्ट जो है वो किसके बराबर होती है? वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट क्या है? फर्म के वो एक्सपेंसेस है जो उसके डायरेक्ट मटेरियल पे, डायरेक्ट लेबर पे जो है एक्सपेंस लगाती है, खर्चा करती है इन यूज इन प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड, मतलब जैसे नॉर्मली हमारे इनकम टैक्स में कैसे चलता है कि जैसे जैसे हमारा टैक्स, हमारा इनकम बढ़ता रहता है, हमारा टैक्स स्लैब भी बढ़ता रहता है। आप सबको पता है कि 5 लाख तक हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही हमारी सैलरी, हमारी इनकम बढ़ती है, हमारा टैक्स स्लैब वैसे ही वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इतनी चीज क्लियर है?
तो इसका मतलब इस तरीके के टैक्स को हम क्या कहते हैं कि जो हमारे इनकम के साथ बढ़ता रहता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, लमसम टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स। इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब जो हमारे टैक्स के साथ, हमारे इनकम के साथ जो टैक्स बढ़ता रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास, टोटल इनकम, टोटल डिमांड, टोटल सेविंग्स या टोटल प्रोडक्शन। कैपिटल फॉर्मेशन, कोई भी चीज का निर्माण करना, कोई चीज का फॉर्म करना, वो हम तभी कर सकते हैं जब हमने किसी भी चीज के लिए सेविंग्स की हो। नॉर्मली वे घर में अगर देखेंगे तो कोई भी चीज हम तभी फॉर्म कर पाते हैं अगर हमने कुछ पैसे जोड़ रखे होते हैं। तो एक इकोनॉमी में भी अगर बात करें, कैपिटल फॉर्मेशन तभी हो सकती है अगर हमने उसके लिए सेविंग्स की हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। आपसे वो कह रहा है आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल एग्जिट पॉलिसी का क्या मतलब होता है। इंडस्ट्रियल एग्जिट पॉलिसी मीन्स फॉरेन बिजनेस यूनिट्स टू मूव आउट ऑफ कंजस्टेड लोकेलिटीज, allowing manufacturers to shift their line of products या allowing business units to close down। इंडस्ट्रियल एग्जिट पॉलिसी का क्या मतलब होता है। देखिए इंडस्ट्रियल एग्जिट पॉलिसी का मतलब होता है जब हम लोग एक कंपनी जो है, एक इंडस्ट्री जो है अलाउ करती है अपने बिजनेस यूनिट्स को कम करने के लिए या बंद करने के लिए पूरी अलाउंस जो है देती है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, इट रेफर्स टू द राइट और एबिलिटी, देखिए इट रेफर्स टू द राइट और एबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू विड्रॉ फ्रॉम और लीव फ्रॉम एन इंडस्ट्री और इन अदर वर्ड्स टू क्लोज डाउन। हमें बंद करने के लिए जो है अलाउ करती है। ठीक है, एक यूनिट को, इंडस्ट्रियल यूनिट को या तो थोड़ा बहुत लीव करने के लिए, अपना थोड़ा बहुत यूनिट शट डाउन करने के लिए, या कंप्लीटली अपने बिजनेस एंटरप्राइज को बंद करने में जो है अलाउंस देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ लेबर। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि सप्लाई ऑफ लेबर का करेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस हैं, साइज एंड एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, नेचर ऑफ वर्क, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या वर्क लेजर रेशो, मतलब कार्य अवकाश अनुपात। इनमें से कौन सा जो है अगर हम कहीं पे काम करवा रहे हैं, अगर मेरे अंडर बहुत सारे लोग, मैंने लेबर रखे हुए हैं, तो मैं इसमें से कौन सा जो है उसकी सप्लाई पे डिपेंड नहीं होगी कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले देखिए साइज एंड एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का बिल्कुल डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग जो हैं वो ज्यादा मैसन वाले टाइप के काम, मिट्टी उठाना और ये सब काम नहीं कर पाएंगे, तो साइज एंड एज स्ट्रक्चर बिल्कुल डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ वर्क भी बिल्कुल डिपेंड करेगा, और कार्य और अवकाश के अनुपात जो वर्क लेजर रेशियो है वो भी बिल्कुल डिपेंड करती है सप्लाई ऑफ लेबर पे। लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, उसके ऊपर जो है हमारा सप्लाई ऑफ लेबर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जब वो आ जाते हैं, हम लोग उनको हायर कर लेते हैं, वो काम शुरू कर देते हैं, तो पता चलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उल्टा बात करें किसी प्रोफेशनल, उसमें अगर हमने किसी जगह पे सीए को हायर करना है अपने अकाउंट्स के लिए, तो वहां पे हम लोग सीए को ही हायर करेंगे, किसी रैंडम पर्सन को या किसी अकाउंट संभालने वाले को हायर कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, हमें पता है कि वो काम सीए ही हैंडल कर सकता है। तो लेबर के केस में जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो हमें बाद में पता चलती है। ठीक है, तो वो सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता है। अभी देखिए सप्लाई ऑफ लेबर जब किससे रिलेटेड होता है कि क्वांटिटी एंड रेट एट विच द लेबर्स आर रेडी टू वर्क। ठीक है, चलिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, अगर चाय की कीमत गिर जाती है, कम हो जाती है, तो कॉफी की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक स्टूडेंट हैं आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये एक टिपिकल इकोनॉमिक क्वेश्चन है। किसका एग्जाम्पल है ये, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, चाय की जगह कॉफी पीना, कॉफी की जगह चाय पीना। ये किस पे डिपेंड करता है, पेप्सोडेंट की जगह कोलगेट यूज करना या कोलगेट की जगह किसी और पेस्ट को यूज करना। तो ये चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल्स होते हैं। और इसमें जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन होता है कि अगर
प्राइस जो है टी का गिर जाएगा तो कॉफी की डिमांड भी गिर जाएगी। उल्टा देखेंगे अगर कि टी की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉफी की डिमांड जो है उल्टा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर टी की प्राइस फॉल हो गई है तो कॉफी की डिमांड भी गिर जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग सस्ती चीज को ज्यादा प्रेफर करने लग जाएंगे। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन। सी वाटर, फ्रेश एयर एक्सेट्रा आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक्स एज, अर्थशास्त्र में समुद्री जल, ताजी हवा आदि को क्या माना जाता है? गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, फ्री गुड्स या नॉर्मल गुड्स? वेरी इजी, इन सबको, सी वाटर फ्रेश एयर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री गुड्स। इजी है ये। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। द कॉन्सेप्ट that under a system of free enterprise, it is consumers who decide what goods and services shall be produced and in what quantities। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक एंटरप्राइज में जहाँ पे कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ये कंज्यूमर डिसाइड करेगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है जब आपके पास पूरा राइट हो किसी चीज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकिंग, अगर हम लोग मॉडर्न थिंकिंग की बात करें, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है? चलिए ये भी आपको बता देती हूँ पहले। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब होता है कि जब किसी चीज में हम लोग एक्स्ट्रा कुछ चीजें लगाते रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी चीज की कम होने लग जाती है। मतलब ये देखिए यहाँ पे वो आपसे कह रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है? इज द डिक्रीज इन द मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो हम एक्स्ट्रा यूनिट का आउटपुट इनपुट जो है लगाते हैं, मतलब एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट जो है लगाते हैं, दैट इज मार्जिनल, एक्स्ट्रा। ठीक है, जब डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? डिक्रीज इन द मार्जिनल आउटपुट, मतलब एक एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस as the amount of single factor of production is incrementally increased, ठीक है, while the amount of all other factors of production stay constant। मतलब वही है, diminishing मतलब गिरता रहता है। ठीक है, जब हम लोग एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा इनपुट लगाई जाते हैं तो ग्रेजुअली जो है जो मार्जिनल आउटपुट आता है, जो एडिशनल आउटपुट जो निकल के आ रहा होता है, वो हमारा इवेंचुअली कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू, किस किस पर डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग या ऑल फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। डिमिनिशिंग मार्जिनल जो है वो सब फील्ड्स पे लगता है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन है हमारा डी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हर चीज में अगर आप ज्यादा इनपुट लगाने लग जाओगे तो ग्रेजुअली उसका आउटपुट कम ही आने लगता है। ठीक है, इसका मतलब वो सब फैक्टर्स पे अप्लाई होता है। चलिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स में आपको बताना है प्रोडक्शन का क्या मतलब है। मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग, क्रिएटिंग, यूटिलिटी या फार्मिंग। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव बनाते हैं। ठीक है, ये होता है प्रोडक्शन का मतलब। देखिए प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग वेरियस मटेरियल इनपुट्स को, बहुत सारी चीजों को जोड़कर, चाहे वो इनपुट हो, मटेरियल इनपुट हो जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गए, या इमटेरियल इनपुट्स हो जैसे हमारा टेक्निकल नो हाउ होता है या हम लोग रिसर्च करते हैं, सारे इमटेरियल इनपुट्स होते हैं। जब हम अपने रॉ मटेरियल और सारे लेबर इन सब को मिलाकर कुछ प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसको कंज्यूम किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होगी? एक यूटिलिटी क्रिएट हो गई है। हमने क्या किया है? एक यूटिलिटी को क्रिएट किया है, कुछ एक्चुअल में प्रोड्यूस किया जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का इकोनॉमिक्स में एक्चुअली मीनिंग क्या है? दैट इज क्रिएटिंग यूटिलिटी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज, इन्फ्लेशन मैंने आपको कल भी बताया था, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं या प्राइस में राइज हो जाता है तो वो होता है इन्फ्लेशन। Inflation occurs when aggregate supply is more than aggregate demand, less than aggregate demand, equal to aggregate demand या none of these। वेरी सिंपल। देखिए इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा? जब हमारी सप्लाई जो है
हमारी जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है। किसी चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन हो जाएगी, हम लोग उसको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उस केस में इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो है एग्रीगेट सप्लाई का क्या फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज एसोसिएटेड विद, गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है किससे रिलेटेड है, ये किससे एसोसिएट करती है, किससे एसोसिएटेड है, इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, एस्टैब्लिशिंग जॉइंट एंटरप्राइजेज या वॉलंटरी रिटायरमेंट। चलिए इसका करेक्ट आंसर है वॉलंटरी रिटायरमेंट। गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है इसलिए लगाई गई थी कि जो भी एम्प्लॉय जो है अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देता है या किसी की जॉब जो है हमारे कंपनी में आग लगने की वजह से या किसी रीजन से बंद हो जाती है या उनकी नौकरी छूट जाती है, उस केस में जो है गोल्डन हैंडशेक क्लॉज को ऐड किया गया था इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो किस फॉर्म में होती है, वो कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, इक्विटी के फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर उनको कंपनी जो है अनदर कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और वो किस वजह से उनकी जॉब छूट सकती है, ड्यू टू फायर, रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से या इवन स्केड्यूल रिटायरमेंट की वजह से भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। When a large number of investors in a country transfer investments, ठीक है, आपसे वो कह रहा है कि जब कंट्री के बहुत सारे लोग जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कहीं लगाने लग जाते हैं एल्सवेयर बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, जब कंट्री के लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अपनी कंट्री में लगाने की बजाय कहीं और लगाने लग जाते हैं, किस वजह से, ड्यू टू डिस्टर्ब इकोनॉमिक कंडीशन, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं हम फ्लाइट ऑफ कैपिटल, पूंजी का पलायन, यहाँ से वहां शिफ्ट करते रहना। पलायन बहुत आजकल फेमस टर्म यूज हो रही है पलायन की, आप सबको पता ही होगा, इसीलिए फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है यहाँ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ विल अ रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अगर बैंक रेट में कमी आ जाती है, बैंक रेट क्या है, वो रेट जिसमें जो हमारा आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक जो हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, अगर बैंक रेट में रिडक्शन आ जाती है तो हमारी जो हमारा क्रेडिट है, जो हमारे नॉर्मल पैसा यूज करने की जो हमारी अवेलेबिलिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत इजी है, अगर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को पैसा सस्ता मिल रहा है, बैंक रेट उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है उसके बदले में, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो भी, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। अ मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क्स प्राइमरीली थ्रू द, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से किसके माध्यम से कार्य करती है। ऑप्शन है आपके पास मार्केट मैकेनिज्म, सेंट्रल एलोकेटिव मशीनरी, मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, या मार्केट मैकेनिज्म गाइडेड बाय गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड प्लानिंग। ठीक है, आपको बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है बेसिकली इनमें से किस में काम करती है। मैंने आपको कल ही बताया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जहां पर प्राइवेट इंटरवेंशन भी पूरा है और सरकार का भी पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन आप सबको पता है कि हमारे कंट्री में पूरी है, लेकिन साथ में सरकार का भी पूरा कंट्रोल होता है हर चीज में। इस केस में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो किस बेसिस पे काम करती है, जहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म्स जो है वो किसके द्वारा प्लान या मार्क की जाती है, पार्टिसिपेशन जो है उसमें सरकार का पूरा होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल या पार्टिसिपेशन उसमें पूरा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेम मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। चलिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। ग्रेशम्स लॉ इन इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। ग्रेशम एक लॉ है, ठीक है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं। ग्रेशम लॉ में वो क्या बेसिकली टर्म यूज करता है, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले आपको आंसर बता देती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। ग्रेशम लॉ जो है मुद्रा का प्रसार या इकोनॉमी में करेंसी की सर्कुलेशन जो है एक के बाद एक जो करेंसी सर्कुलेट होती रहती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ इसकी। ग्रेशम ने एक स्टेटमेंट बोली थी कि बैड मनी डिराइव्स आउट गुड। उसने बोला कि अगर एक इकोनॉमी में गुड कॉइन्स और बैड कॉइन्स या गुड करेंसी बैड करेंसी दोनों एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली कर रही है और दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो लोग क्या करेंगे, गुड मनी को होल्ड करके
अपने पास रख लेंगे और बैड मनी को पूरे इकोनॉमी में सर्कुलेट करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं जाके वाइट मनी हो जाएगी और वो बैड मनी जो है वो गुड बन जाती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। यहाँ पे देखिए आप कि उसने क्या बोला कि जैसे मैंने आपको बोला कि वो सर्कुलेट होगी, जो हमारा बैड मनी है वो सर्कुलेट होने लग जाएगी। लोग क्या करेंगे, जो न्यू उसको ओल्ड कॉइन्स को क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे और वो सर्कुलेशन से बिल्कुल डिसअपियर ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, जो इंटरेस्ट रेट है वो किसके कंपोनेंट है? इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या डायरेक्ट कंट्रोल। आपको बताना है कि इंटरेस्ट रेट किसका पार्ट है, किसका कंपोनेंट है। ठीक है, तो वो किसका कंपोनेंट है? वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी का फटाफट से देख लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? दो तरीके की पॉलिसीज हैं आपके पास। मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, या उसके अलावा फिस्कल पॉलिसी होती है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, वो पॉलिसी या वो बोरोइंग्स जो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग इन्फ्लेशन रेट या इंटरेस्ट रेट इनको कंट्रोल करके रखते हैं। जो आरबीआई है वो इस चीज को कंट्रोल करके रखती है, इन रेट्स को कंट्रोल करके रखती है, ताकि जो हमारा मनी सप्लाई है वो भी कंट्रोल रहे और जो ज्यादा पैसों की होर्डिंग या करप्शन जो है या ब्लैक मनी जो है ज्यादा जनरेट ना हो जाए। ठीक है, फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन। व्हाट इज रेफर्ड टू एज डिपॉजिटरी सर्विस? आपको बताना है कि क्या है डिपॉजिटरी सर्विस, क्या है। ठीक है, निक्षेपागार सेवाओं के रूप में किसे संदर्भित किया जाता है? डिपॉजिटरी सर्विस। ठीक है, ऑप्शंस देखिए आपके पास क्या है। अ न्यू स्कीम ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अ मेथड फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज, एन एजेंसी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज या एन एडवाइजरी सर्विस टू इन्वेस्टर्स। डिपॉजिटरी स्कीम्स क्या है? डिपॉजिटरी स्कीम्स क्या है? बेसिकली एक एजेंसी होती है जो आपकी सिक्योरिटीज को बिल्कुल सेफ गार्ड करके रखते हैं, उनकी सेफ कीपिंग जो है उसका पूरा ध्यान रखती है कि कहाँ पर बेस्ट आपका पैसा जो है इन्वेस्ट होना चाहिए। दैट इज डिपॉजिटरी सर्विस। ठीक है, चलिए देख लीजिए। डिपॉजिटरी सर्विस का मतलब क्या होता है कि वो मेन फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सर्विसेज इज द होल्डिंग सिक्योरिटीज आइदर इन सर्टिफिकेटेड और अनसर्टिफिकेटेड फॉर्म। आपको पता है अनसर्टिफिकेटेड फॉर्म मतलब जो आपके डीमैट अकाउंट्स बनते हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स जो बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से। ग्रीन जीएनपी का क्या मतलब है? ग्रीन जीएनपी क्या एम्फसाइज करती है? चलिए, ग्रीन जीएनपी जो है क्या एम्फसाइज करती है? हरित जीएनपी। ठीक है, जीएनपी आपको पता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ बताना है कि ग्रीन से क्या मतलब है। ग्रीन का मतलब है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन जीएनपी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका मतलब यहाँ पे। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। द आउटकम ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जल्दी से देखिए इसमें आउटकम क्या होता है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का आउटकम क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? इसका क्या परिणाम होता है? ऑप्शंस देखिए। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट एंड इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, increased export and foreign reserve deficiency, increased import and improvement in balance of payment या increased export and import। outcome of devaluation of currency क्या होता है? देखिए, अगर किसी की करेंसी डीवैल्यू हो गई है तो वहां पे फोकस क्या किया जाता है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा की जाए, ताकि जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, डीवैल्यूएशन से क्या करना होता है? एक्सपोर्ट्स जो है हमारी इंक्रीज हो चुकी होती हैं। देखिए, इंपोर्ट्स तो इंक्रीज कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी करेंसी से जो है उतना पैसा हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डीवैल्यू हो चुके हैं। तो इस केस में क्या होता है? एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं ताकि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। देखिए यहाँ पे डीवैल्यूएशन का मतलब बता दिया, द डिसीजन टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ अ करेंसी इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। वैट का क्या मतलब है? वेरी इजी। what is value added tax? VAT options हैं a simple, transparent, easy to pay tax imposed on consumers, a new initiative taken by the government to increase the tax burden of high income groups, a single tax that replaces state taxes,
like surcharge, turnover tax, etc. या a new tax to be imposed on the producers of capital goods. वेरी इजी, हमें पता है कि वैट क्या है. वैट एक सिंगल टैक्स है जिसने हमारे स्टेट टैक्स जैसे सरचार्ज, टर्नओवर जो है इनको रिमूव कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से. आपको बताना है कि विजिबल एक्सपोर्ट्स और विजिबल इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसकी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं. द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इम्पोर्ट्स इज डिफाइंड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड या गेन्स फ्रॉम ट्रेड. हमें पता हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है कि जो बेसिकली यहाँ पे आंसर है बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है हमारी कितनी एक्सपोर्ट्स रही और कितनी इंपोर्ट्स रही उसका जो डिफरेंस है वो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड से पता चलता है. और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितनी भी एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू हुई है, मतलब बेसिकली जो भी मॉनेटरी टर्म्स में बात होगी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलती है. और जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नंबर के टर्म्स में बात होगी वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में की जाती है. वेरी इजी. चलिए एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे. बैलेंस ऑफ ट्रेड, कमर्शियल बैलेंस या नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ओवर अ सर्टेन पीरियड. जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की. ठीक है, चलिए लेकिन अगर टिपिकल उसकी बात करें हम लोग बिल्कुल एक्सपेंडिचर्स की, रेवेन्यूज की, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की. चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे. गिवन द मनी वेजेस, अगर हम लोग पैसों की बात करें, if the price level in an economy increases then the real wages will increase, decrease, remain constant या become flexible. अगर हम लोग नकद मजदूरी की बात करें, जो हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने लेबर रखे हैं और मैंने उनको 100 रुपये दे दिया है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो जो रियल वेज है, जो उनकी एक्चुअल वेज जो होगी उसका क्या, उसमें क्या फर्क पड़ेगा. जो उसकी वैल्यू होगी, जो उनकी वेज की वैल्यू हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी. क्योंकि देखिए मैंने उनको 100 रुपये दे दिए हैं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, इकोनॉमी में क्या रेट चल रहा है. ठीक है, उससे क्या होगा, मार्केट में तो इन्फ्लेशन हो गई है पर मैंने उनको 100 रुपये दिए हैं, तो उससे उससे क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर जो है, जो उनकी रियल वेज की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. उनकी सामान खरीदने की क्षमता जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट देखेंगे हम फटाफट से. नेक्स्ट देखिए, अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम. एक फर्म जो है इक्विलिब्रियम में होगी या संतुलन में होगी. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे हम लोग बिल्कुल स्टेबल हैं. ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, एक फर्म जो है इक्विलिब्रियम में कब होगी, कब होती है. ऑप्शंस है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यूज, टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, या एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इक्वल. आपको बताना है कि एक फर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होती है, बराबरी पोजीशन पे कब होती है. वेरी इजी. एक फर्म जो है बराबरी की पोजीशन में तब होगी जब एक एक्स्ट्रा खर्चा लगाने से उसको एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है जनरेट हो रहा है वो बिल्कुल बराबर है. मतलब वो जितना खर्चा कर रहा है उतना ही उसको जो है उसके बदले में जो है आय जो है इनकम जनरेट हो रही है. ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ वाले पॉइंट पे देखिए, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट और हमारी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल बराबर है. इस पॉइंट पे काट रही है एक दूसरे को, मतलब यहाँ पे वो बिल्कुल इक्वल है. मतलब इस पॉइंट पे जो कंपनी है, जो फर्म होगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी. मतलब यहाँ पर ना अब उनको नुकसान हो रहा है कुछ भी प्रोड्यूस करने का, ना उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से. चलिए, इन द लॉ ऑफ डिमांड द स्टेट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मींस. हम लोग जब भी किसी लॉ की बात करते हैं अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट हमेशा होती है, क्योंकि हर एक लॉ, कोई भी हो, लॉ ऑफ डिमांड हो या चाहे कोई भी लॉ बना हो, वो किसी ना किसी अजम्पशंस पे ही बना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है लॉ ऑफ डिमांड की. लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है. दैट दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट जरूर ऐड करते हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. तो यहाँ पे अदर थिंग्स क्या है अपार्ट फ्रॉम प्राइस एंड डिमांड, उनका तो इफेक्ट हम देख ही रहे हैं. तो इसमें अदर थिंग्स क्या है, ऑप्शन देखिए. इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, प्राइस ऑफ अदर गुड्स शुड नॉट चेंज, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो अदर थिंग्स में आते हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड को
जो है लगाने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए ये कांस्टेंट होने बहुत जरूरी है। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए कि गवर्नमेंट में किसी भी तरीके की कोई न्यू पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, या जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए कि वो भी फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, या किसी कंज्यूमर की किसी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, एक्सपेक्टेशंस भी कांस्टेंट होनी चाहिए कि मतलब उनको ये उनके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि नियर फ्यूचर जो है प्राइस बढ़ जाएगा या इन नियर फ्यूचर प्राइस कम हो जाएगा। तो दोनों केसेस में ही जो है लॉ ऑफ डिमांड जो है फिर वैलिड नहीं रहता है। तो अदर थिंग्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब असंगठित क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठा कौन करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस है NSSO, CSO, ASI या RBI। यहाँ पे जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए NSSO। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं जो हम लोग हाउस होल्ड के लोग हैं, हमारे जो डेटा कलेक्ट करता है वो कौन करता है, NSSO। अब यहाँ पर आप आंसर तभी कर सकते हैं अगर आपको सबकी फुल फॉर्म्स पता है। फुल फॉर्म्स देख लीजिए फटाफट से। NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, CSO है हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ASI है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एंड RBI हम सबको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन। शेड्यूल्ड बैंक्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद, अनुसूचित बैंकों को किसके साथ निबंधित होना चाहिए। वेरी इजी, आपके ऑप्शन है सेबी, RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री या SBI। वेरी इजी, हमें पता है कि जो बैंक्स होते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स उनको RBI के साथ रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से हैं, वो बैंक्स होते हैं जो RBI के एक्ट में सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड होते हैं, और जो मेंशन नहीं है वो हमारे होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। आपको पता करना है इन सबके नाम क्या होते हैं। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूड एज नेशनल डेट। निम्न में से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या प्रोविडेंट फंड। इनमें से नेशनल डेट या राष्ट्रीय ऋण किसे नहीं इंक्लूड मानते हैं हम लोग, तो वो किसको नहीं मानते हैं, वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप सबको पता है कि वो टैक्स में तो हमें इसका जो है बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, जिसका भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उसको टैक्स में बेनिफिट होता है। चलिए तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें से जो कौन सा था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लोग नेशनल डेट की तरह इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से, एक्साइज ड्यूटी ऑन अ कमोडिटी इज पेएबल विद रेफरेंस टू इट्स। एक्साइज ड्यूटी जो है कमोडिटी के हम किस बेसिस पे पे करते हैं, ये मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, इट्स अ टेस्ट फॉर यू ऑल। हम लोग किस पे पे करते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से, द डेटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज कंडक्टेड इन इंडिया बाय। जो हम लोग नेशनल इनकम की एस्टिमेशन करते हैं उसका जो डेटा कलेक्ट होता है वो कौन करता है, वो कौन करता है, वो करता है NSSO। जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि वो NSSO किसके लिए डाटा कलेक्ट करता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए। वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स मतलब जो हमारे हाउस होल्ड वगैरह होते हैं उनके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम के लिए भी एस्टिमेशन जो है उसके लिए भी जो डेटा कलेक्ट करता है वो NSSO ही करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको जरूर रीड करना है, बट बेसिक मैंने आपको बता दिया है इसका क्या है। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से, अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल। बैलेंस ऑफ ट्रेड मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, जहाँ पे हम लोग डिफरेंस को चेक करते हैं। और वो अनफेवरेबल मतलब उसका जो संतुलन होगा वो बिगड़ा होगा। वो कब होगा, जब हमारी इम्पोर्ट्स, हम लोग जो चीज मंगा रहे हैं वो ज्यादा होगी रादर जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज हम मंगाएंगे उसके लिए हमें एक्सपेंडिचर पे करना पड़ेगा, और चीज जो हम बाहर भेजते हैं उसके लिए हमें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तभी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी बैलेंस बनता रहता है। तो यहाँ पर जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है किसी कंट्री का अनफेवरेबल वो कब होगा, जब उसकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सीड कर जाती हैं उसकी एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से, the annual record for all the monetary transactions of a country with other countries of the world is known as, मतलब किसी देश द्वारा दुनिया के अन्य देशों के साथ किए गए सभी मौद्रिक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को
या मौद्रिक लेन देन का अगर हम लोग एनुअल वो देखें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है इसमें। चलिए ऑप्शंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ मॉनेटरी रिसीट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस शीट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में बात करेंगे, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू की बात करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे उसको। चलिए फटाफट से देखेंगे अगला, ये वही एक्सप्लेनेशन है इसमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन, बैंक रेट क्या रेट है, बैंक रेट क्या रेट है। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, रिपीट करने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि वहां पे जो स्टेटमेंट्स, ऑप्शन में जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, यहाँ पे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन पढ़ेंगे तो मीनिंग एक ही आएगा। तो बैंक रेट का आपको मतलब पता होगा तो आप ऐसे आंसर्स बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से देखेंगे बैंक रेट क्या रेट है। हमें पता है बैंक रेट वो रेट है जिसमें जो सेंट्रल बैंक जो है हमारा, दैट इज आरबीआई, कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। चलिए ऑप्शंस देखेंगे, अ कमर्शियल बैंक बोरोज लोन्स फ्रॉम सम अदर कमर्शियल बैंक, नहीं। द सेंट्रल बैंक बोरोज लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, द कमर्शियल बैंक गिव लोन्स टू द पब्लिक, द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट द कमर्शियल बिल्स ब्रॉट टू इट बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। चलिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सजेस्टेड टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। निम्न में से किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन है आपके पास डेल्टन, काल्डोर, मुसग्रेव या गौतम माथुर। स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, ऑप्शन है इसका बी बिल्कुल करेक्ट। काल्डोर ने जो है ये सजेस्ट किया था कि हमें जो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उस पर भी टैक्स देना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे, इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जब हम लोग अपनी राष्ट्र की आय की गणना करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। इनमें से हम किसको इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, पेंशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, स्मगलर्स की इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन वॉचमैन की इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। चलिए अगला देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन, दलाल स्ट्रीट या दलाल पथ कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क, दिल्ली, पुणे या मुंबई। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूयॉर्क, दिल्ली, पुणे, मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है वो मुंबई में लोकेटेड है। अब यहाँ पे जो सोचने की चीज थी कि वाई दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट क्यों बोलते हैं इसको। देखिए क्या है इसकी स्टोरी, ये है कि हमें पता है कि मुंबई में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, वो मुंबई में है, बॉम्बे में था वो, तभी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। जब वो बॉम्बे में था, वो जिस भी जगह पर था, लोकेशन पे था, जब वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में आया, वहां पे और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी। जब वो वहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आ गया और बहुत सारी अदर इंस्टीट्यूशन फर्म्स भी थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, तो वहां का नाम जो था हटाकर, जो भी उस लोकेलिटी का नाम था, वैसे मेनली डाउनटाउन मुंबई में है, तो उसका नाम जो है हटाकर दलाल स्ट्रीट कर दिया। तो यहाँ पे जो दलाल है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है, मराठी लैंग्वेज के हिसाब से दलाल का मतलब होता है ब्रोकर। और वहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी था, प्लस उसके साथ जो थे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी थे, इसीलिए इसका नाम जो था, उस एरिया का, उस स्ट्रीट का नाम बदल के दलाल स्ट्रीट कर दिया गया, क्योंकि वो ब्रोकर्स की बेसिकली एक स्ट्रीट बन गई है, क्योंकि वहाँ पे हमारा बीएससी भी है, प्लस हमारे जो है बहुत सारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वहां पर हैं। चलिए अगला देखेंगे, ग्रेशम्स लॉ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेशम लॉ किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, सर्कुलेशन ऑफ मनी से। चलिए अगला देखेंगे, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पहले तो आपको इसी का ही मतलब पता होना चाहिए, मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है। देखिए मोनोपोलिस्टिक आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरीके की कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करती हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो सिनारियो होता है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, किसी तरीके का कोई आपस में जो सेलर्स है कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, एक फिक्स्ड प्राइस रखा जाता है, उसी पे ही सबको जो है अपना माल बेचना होता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है। लेकिन इम्परफेक्ट में उसका उल्टा होता है, वहां पे यहाँ जैसे मोनोपोलिस्टिक में अगर हम लोग बात करें, प्रोड्यूसर्स भी बहुत हैं, कंज्यूमर्स भी बहुत हैं, लेकिन इम्परफेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे विद इन कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ पे ब्रांडिंग की बात होती है। जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, पेस्ट हैं, ठीक है, पेस्ट हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनीज को बिलोंग करते हैं, तो इनके बीच में आपस में कितना कॉम्पिटिशन है, इसीलिए जो है ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है।
और इम्परफेक्ट कंपटीशन का अब आपको बताना है यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन क्या है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। चलिए क्या है, ऑप्शंस देखेंगे। मैनी बायर्स बट वन सेलर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखिए मैनी बायर्स बट वन सेलर तो हमारा मोनोपोली हो जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हमारा मोनोपोली में, क्योंकि वो सिंगल सेलर होता है तो वो वहां पे कीमत में भेदभाव होती है मोनोपोली में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है सेम तरीके के प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बता दिया वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही पॉसिबल है। यहाँ पे जो राइट है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट जो है बनाकर उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालकर प्रोड्यूस करता है, उसे बेचता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो एक एसेंशियल कंडीशन है वो है कि वहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, क्योंकि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है वहां पर भी बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स हैं, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। लेकिन जो चीज दोनों को डिफरेंट करती है, अलग करती है, वो ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जो है कुछ और एक्सप्लेनेशन दी हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हुए हैं, और आप इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिए। बेसिक मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे सेलर्स बहुत सारे बायर्स होते हैं, लेकिन जो मेन फोकस होता है हर सेलर का वो किस पे होता है, अपनी ब्रांडिंग पे होता है। वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कभी कभी प्राइस इतना ज्यादा लो कर देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट बस बिके, वहां पे वो सिर्फ बल्क सेलिंग पे फोकस करने लग जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निफ्टी इज एसोसिएटेड विद, बहुत इजी है, निफ्टी किससे एसोसिएटेड है? क्लोथ मार्केट प्राइस इंडेक्स से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, बीएसई इंडेक्स से या एनएसई इंडेक्स से। आपको बताना है कि निफ्टी किससे एसोसिएटेड है। निफ्टी किससे एसोसिएटेड है? हमें पता है निफ्टी किससे एसोसिएटेड है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स से एसोसिएटेड है। ठीक है, निफ्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, निफ्टी 50, जो हमारी कंट्री के टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जब उनके स्टॉक्स की वैल्यू इकट्ठी की जाती है वो हमारा निफ्टी हो जाता है। दूसरा है क्या है हमारे पास, वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या होता है, टॉप 30 कंपनीज की वहां पे बात होती है, और वो जो किससे एसोसिएटेड होता है, सेंसेक्स हमारा किससे एसोसिएटेड है, बीएसई से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से वो जो है एसोसिएटेड है। निफ्टी की बात है, निफ्टी 50 किससे एसोसिएटेड है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। चलिए ये एक्सप्लेन मैंने आपको पूरा कर दिया है। निफ्टी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय, ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, एसबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई या कमर्शियल बैंक। वेरी इजी, हमें पता है कि हमारा कोई भी जो रेट होता है जैसे, वो कौन हमारे पे लागू करता है, कौन बेसिकली इसको निर्धारित करता है, वो कौन है, आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए फटाफट से देखेंगे। द ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर, सम विच्छेदन बिंदु वहां होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टोटल, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, या नन ऑफ दिस। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है? चलिए एग्जांपल से आपको इसके डायग्राम से बता देती हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट ये है, कहाँ पे है, जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू और हमारा टोटल कॉस्ट जो है एक दूसरे को कट करता है, मतलब क्या है इसका, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होता है यहाँ पे। तो हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू जो है हमारे टोटल कॉस्ट के बराबर आता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। The fixed cost on such factors of production which are neither hired nor bought by the firm is called, वो फिक्स्ड खर्चे जो कंपनी है, जो फर्म है, वो ना ही उनको हायर करती है ना ही उनको खरीदती है, मतलब उत्पादन के उन साधनों पर स्थिर लागत को क्या कहा जाता है, जिन्हें ना तो किराए पर लिया जाता है और ना ही फर्म के द्वारा खरीदा जाता है। क्या आपको इसका आंसर बताना है, सोशल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट या सरचार्ज कॉस्ट। वेरी इजी, जो सोशल कॉस्ट है, जो सामाजिक लागत होती है, उसको ना खरीदना पड़ता है ना किराए पे लेना पड़ता है, वो कॉस्ट जो है कंपनी को बेयर करने ही पड़ते हैं। चलिए जल्दी से देखेंगे नेक्स्ट। डीवैल्यूएशन मेक्स इंपोर्ट, अवमूल्यन से आयात क्या हो जाती है, कॉम्पिटिटिव हो जाती है, इनइलास्टिक हो जाती है, चीपर हो जाती है, डियरर हो जाती है। मैंने आपको बताया था डीवैल्यूएशन के केस में हमारी इंपोर्ट्स हमेशा महंगी हो जाती हैं। डीवैल्यूएशन के केस में हमें क्या, किस पे फोकस करना होता है, हमें एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करना होता है, ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हम उसको भी बैलेंस कर सकें।
ठीक है, आज ही की लेक्चर में मैंने वो चीज़ आपको एक्सप्लेन किया डिवैल्यूएशन का। कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में बिल्कुल सेम होते हैं, इट्स जस्ट दैट कि उनका स्टेटमेंट जो है लेने का तरीका वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। द शेयर ब्रोकर हु सेल्स शेयर्स इन द एप्रीहेंशन ऑफ फॉलिंग प्राइस ऑफ शेयर इज कॉल्ड। वो शेयर ब्रोकर या शेयर का दलाल जो अपने शेयर्स को बेच देता है क्योंकि उसको शंका है, उसको शक है कि नियर फ्यूचर में प्राइजेस जो है फॉल हो जाएंगे। तो इस केस में इस जो उसने एक्टिविटी की है कि एकदम से अपने इस सोच में, इस शंका में कि प्राइजेस कम होने वाले हैं, वो अपने शेयर्स को बेच देता है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बियर। आपको पता है कि दो टर्म्स हमें हम लोग यूज करते हैं, बुल एंड बियर। अब ये दोनों एनिमल्स के नाम है और ये दोनों बात किस में हम लोग यूज कर रहे हैं? स्टॉक में बात कर रहे हैं, शेयर्स में बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसको याद कैसे रखना है, मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीका निकाला है, ये देखिए यहाँ पे। देखिए हमने बात की है पीछे बियर मार्केट की, ये देखिए ये है बुल हमारा। बुल जो है हमें पता है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है, वो अपना सिर पहले नीचे करता है और फिर ऊपर की तरफ अटैक करता है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि बुल मार्केट क्या है? बेसिकली वो फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे हमें पता है कि प्राइजेस आर राइजिंग और आर एक्सपेक्टेड टू राइज। ठीक है, नीचे से वो ऊपर की तरफ अटैक करता है, तो आपको पता है कि प्राइस नीचे से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो मार्केट जो होती है वो हमारी बुल मार्केट होती है। और बियर मार्केट में क्या होता है? बियर जो है आपको पता होता है कि हमेशा नीचे की तरफ एकदम से मुंह करके चलता है। अगर आपने कभी भी कोई इमेज देखी है तो आपको पता होगा कि बुल जो है, बियर जो है हमेशा नीचे की तरफ मुंह करके चलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे हम लोग उसे मैच करके रखते हैं या उसमें उसके बारे में जो है उसके हिसाब से बात करने लग जाते हैं कि प्राइजेस जो है इन नियर फ्यूचर फॉल कर जाएंगे या दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। अब देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन में बता देती हूँ, आपसे यही पूछा गया था कि शेयर ब्रोकर जो अपने शेयर्स को बेच देता है किस शंका में कि प्राइजेस जो है वो फॉल होने वाले हैं, तो वो किस मार्केट में हो जाएगा? बियर से। अब देखिए इतनी अट्रैक्टिव इमेज है कि आपको ये फॉर श्योर जो है हमेशा याद रहेगा कि बुल जो है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, अटैक करता है, तो मतलब प्राइजेस जो है राइज करने वाले हैं। और बियर हमेशा नीचे की तरफ मूव करके चलता है, इसका मतलब जो इन नियर फ्यूचर प्राइजेस जो है वो फॉल करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए उसी से रिलेटेड है। बुल एंड बेयर आर रिलेटेड टू विच कमर्शियल एक्टिविटी? बुल और बेयर का संबंध किस वाणिज्यिक क्रिया से है? बैंकिंग, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड या स्टॉक मार्केट? एक्सप्लेन मैं आपको कर चुकी हूँ वो किससे रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। चलिए अगला देखेंगे, वाइल डिटरमाइनिंग इनकम, जब हम लोग इनकम के बारे में जो है डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं या उसको अपनी इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट? ऑप्शंस देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, कंप्यूटर, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल्स या स्टॉक एंड शेयर इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपको बताना है कि आप इनमें से किसको जो है अपनी इनकम में एज एन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। वेरी इजी, जो आर्टिकल आपने बेचे ही नहीं है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? ठीक है, जो चीजें बिकी ही नहीं वो आपके स्टॉक में पड़ी है, उसकी इनफैक्ट स्टॉक में वृद्धि आ गई है अनसोल्ड आर्टिकल की, तो वो हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए मनी मार्केट, मनी मार्केट की यहाँ बात हो रही है। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मनी मार्केट किससे रिलेटेड होती है? शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या सेल ऑफ शेयर्स। मनी मार्केट किससे रिलेटेड होती है? वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म फंड से रिलेटेड होती है मनी मार्केट जो है। ठीक है, उसमें हम लोग शॉर्ट टर्म फंड्स जो है जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल दे देती हूँ, हमारा कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको हम सीडी बोलते हैं। वैसे सीडीज जो है यूजुअली 10-10 साल भी चलते हैं, लेकिन जो इनिशियली वो स्टार्ट होते हैं वो 3 to 6 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग सीडीज को मनी मार्केट में भी इंक्लूड कर लेते हैं। इतनी चीज क्लियर है? चलिए, तो मनी मार्केट किससे रिलेटेड है? मनी मार्केट है हमारी शॉर्ट टर्म फंड से रिलेटेड है। वहां पे जो मेच्योरिटी है, हाई लिक्विडिटी है नंबर 1, और वेरी शॉर्ट मेच्योरिटीज जो है वहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होती है तो मेच्योरिटीज भी उनकी बहुत छोटी होती है, वो जल्दी मेच्योर हो जाती है। चलिए अगला देखेंगे, Which of the following results by dividing national income by a size of population?
जो हमारा नेशनल इनकम है, ये हमारा नेशनल इनकम है, उसको डिवाइड किया है बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन से, उसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? बहुत सिंपल सी बात है, जब मैंने अपनी टोटल इनकम को पॉपुलेशन की साइज से डिवाइड कर दिया गया तो मुझे वहां से एक बंदे की इनकम पता चल जाएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन? ऑप्शंस है पर कैपिटा इनकम, सब्सिस्टेंस लेवल, सब्सिस्टेंस एक्सपेंडिचर या पर कैपिटा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों पता चलेगी? यहाँ पे नेशनल इनकम की बात हो रही है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाएगा? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति की आय पता चल जाएगी। चलिए, इजी था ये, वही सेम एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है, बिल्कुल सेम। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ मेजर ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम इन द एग्रीगेट, मतलब जो हमारा जीडीपी या जीएनपी है, और उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। चलिए अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज सच विच डज नॉट कॉज अ राइज इन प्राइस? इनमें से वो कौन सा टाइप ऑफ टैक्स है जिसकी वजह से हमारी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता है? ऑप्शन है इंपोर्ट ड्यूटी, इनकम टैक्स, ऑक्ट्रॉय या सेल्स टैक्स। वेरी सिंपल, इनकम टैक्स का प्राइस से क्या लेना देना है? इनकम टैक्स हमारी इनकम के ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं वो है, लेकिन बाकी इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स जो है, ये सब हम लोग अपना जो है पहले से प्रोड्यूसर जो है पे कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जब वो कोई भी चीज प्रोड्यूसर पे करता है तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट में इंक्लूड करता रहता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। द सम टोटल ऑफ इनकम्स रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ लेबर, लैंड और कैपिटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड। किसी देश में श्रम, भूमि अथवा पूंजी की सेवाओं के लिए प्राप्त आय के कुल जोड़ को क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम। आपको बताना है कि सम टोटल ऑफ इनकम जो हमने रिसीव की होती है, कि कहाँ से रिसीव किए हैं? सर्विसेज ऑफ लेबर से, लैंड से, कैपिटल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात तो वो हमारी इनकम है, और उसमें इसी तरीके की हमने डेप्रिसिएशन जो हमारी वेयर एंड टेयर है उसको नहीं निकाला है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, सकल घरेलू आय बन जाएगी। वो हमारी प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद नहीं है, वो यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। एक्सप्लेन मैं आपको ये चीज बिल्कुल कर चुकी हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है? द सम ऑफ ऑल वेजेस, सम ऑफ ऑल वेजेस, प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस, माइनस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सब्सिडीज, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर हमें कहीं से मिला है उसको माइनस कर देते हैं। चलिए अगला देखेंगे, लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू। आधिकारिक मुद्रा अथवा वैधानिक मुद्रा का अर्थ है, जो हमारी लीगल टेंडर है, क्या है वो? चेक्स, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज या करेंसी नोट। हमें पता है हमारा जो लीगल टेंडर है वो क्या है? करेंसी नोट, जो हमारे पैसे हैं। ठीक है, उसको हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं। चलिए अगला देखेंगे, सेलर्स मार्केट डिनोट्स अ सिचुएशन वेयर। विक्रेता बाजार का आशय उस परिस्थिति से है जिसमें, सेलर्स मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, बेसिकली जो हमारा सेलर है वो मार्केट को जो है कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे फटाफट से। पहले, कमोडिटीज आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। अगर ऐसा होगा तो वो सेलर मार्केट कैसे होगा? ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, कि हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा है, ये ऑप्शन हो सकता है। सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, वो नहीं होगा। सप्लाई एंड डिमांड आर इवनली बैलेंस, तो इसका मतलब सेलर मार्केट, जब मैंने आपको पहले ही बताया सेलर मार्केट का मतलब क्या है, कि जो सेलर है जो बेच रहा है वो पूरी मार्केट कंट्रोल कर रहा है। तो वहां वो सेलर जो है वो तभी कंट्रोल कर सकता है अगर डिमांड ज्यादा जा रही है लेकिन सप्लाई उसके पास उतनी नहीं है, तो वो कोई भी प्राइस जो है चार्ज करके अपना सामान जो ज्यादा पे करने के लिए रेडी होगा उसी को ही बेचेगा। चलिए अगला देखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। अ सेलर्स मार्केट इज अ मार्केट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल रिजल्टिंग इन प्राइसिंग पावर फॉर द सेलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डियर मनी। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे चीज जो डिस्कस की थी वो थी चीप मनी। चीप मनी का मतलब क्या था? वहां पे जब मनी हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है, यहाँ पे बात हो रही है महंगी मनी की, महंगी मुद्रा की, डियर मनी का। तो वहां पे सीधी सी बात है, डियर मनी क्या हो जाएगा? डियर मनी आपका हो जाएगा जहां पर आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चीप मनी में होगा, डियर मनी में जो सिचुएशन होगी वहां पे हमारे पास हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हमारे को पैसा जो है रीपे करने में ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए इसमें से क्या चीज की जरूरत नहीं है। जीएनपी जीडीपी की बात नहीं है, डोमेस्टिक की बात नहीं है, यहाँ पे नेशनल की बात हो रही है। नेशनल में हमें नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन हमें नहीं चाहिए होगी, परचेज ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट चाहिए होगी। देखिए यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट की ग्रॉस की बात तो है, लेकिन नेशनल की बात हो रही है। नेशनल जो है वो डोमेस्टिक से ही निकल के आई है। पर कैपिटा इनकम की रिक्वायरमेंट जो है हमें जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती है। जब हम लोग नेशनल की बात करते हैं वहां पे पर कैपिटा वाला पॉइंट खत्म हो चुका होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए हमें पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल दे दी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से। हु इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जिसके पास कोई नहीं होगा उसका इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में जिसके पास कोई भी लेंडर नहीं बचेगा, उसकी मदद कौन करता है। हम सबको पता है हमारा एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक, आरबीआई ही है जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कमर्शियल बैंक हो, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है इवेंचुअली जो है सब किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100th क्वेश्चन जो है, फटाफट से इसको कवर कर लेंगे। अ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट ओनली इफ इट हैज। एक वाणिज्यिक बैंक साख का निर्माण केवल तभी करता है जब इसके पास क्या है, कैश इन वॉल्ट, एक्सेस रिजर्व्स, परमिशन ऑफ आरबीआई या कोऑपरेशन ऑफ अदर बैंक। एक कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट, कमर्शियल बैंक क्यों, एक नॉर्मली भी कोई अगर लोन देना चाहता है वो तभी दे सकता है अगर उसके पास जो है कैश जो है, मतलब इसका ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट है, अगर उसके पास जो है पोस्ट में नकद रहता है, उसके पास कैश जो है रेडी है टू गिव क्रेडिट। नॉर्मली अगर हम भी किसी को पैसा देना चाहेंगे हम भी तभी दे सकते हैं अगर हमारे पास कैश रेडी रखा है। अगर हमारे पास कैश ही नहीं होगा तो मैं किसकी परमिशन लूंगी या किसकी कोऑपरेशन देखूंगी। कैश इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लिया है। कल स्पीड थोड़ी सी स्लो थी, आज हमने बिल्कुल कवर कर लिया है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत सारे और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सारी वीडियोस को शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। तब तक आपको घर पे रहना और बिल्कुल सुरक्षित रहना है। मैं आपको मिलती हूँ कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।